हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था। ट्रांसफार्मर में जो उसकी हम EMF इक्वेशन लिखते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज फ्रेंड हम उस ट्रांसफार्मर के जो रेशो है, ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशो है और इम्पीडेंस जो रेशो है उसके बारे में आज आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके ज़रूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको EMF इक्वेशन के बताया था। ट्रांसफार्मर की जो EMF इक्वेशन यानी कि विद्युत बल समीकरण होती है उसके बारे में मैंने बताया था। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होता है उसके बारे में देख रहे थे। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है फ्रेंड्स, ES अपॉन में EP, ठीक है, बराबर में NP NS अपॉन में NP इज इक्वल टू K। तो फ्रेंड्स, जो सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग का जो अनुपात होता है टर्न के और EMF का जो अनुपात होता है वो किसको डिनोट करता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को डिनोट करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का मतलब क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग का जो अनुपात होता है, ठीक है, चाहे वो टर्न के रेशो में हो चाहे वो EMF के रेशो में, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो यानी कि ट्रांसफार्मर अनुपात कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछ ले कि ट्रांसफर रेशो क्या होता है, तो ट्रांसफर रेशो क्या होता है? NS अपॉन में NP होता है वैसे, ठीक है। NS अपॉन में NP बराबर क्या होता है? इज इक्वल टू K। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्नों की संख्या है और प्राइमरी वाइंडिंग की जो टर्नों की संख्या उनका अनुपात क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। इसका कोई मात्रक क्यों नहीं था? क्योंकि ये दो चीजों का ही अनुपात है, ठीक है। अगर इसको सोल्व करें, ठीक है, ES और ES EP के अनुपात में, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहलाता है। उम्मीद आपको ये समझ में होगा। अब फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर रेशो में हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एक आदर्श ट्रांसफार्मर होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करूं अगर मैं, ठीक है, वैसे मैं पहले आदर्श ट्रांसफार्मर को छोड़ता हूँ। चलो, आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं लेता, मैं एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये ट्रांसफार्मर है नॉर्मल, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर मेरे पास। तो एक ट्रांसफार्मर चाहे भले वो वोल्टेज को कम करता हो चाहे वो करंट को कम करता हो, लेकिन वो जो प्राइमरी साइड की जो क्या है पावर है उसको सेकेंडरी साइड की प्राइमरी की अपेक्षा क्या नहीं कर सकता? बढ़ा नहीं सकता। मतलब ये है फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का जो पावर होता है वो, ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो क्या होता है? पावर होती है, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है? सेकेंडरी की तुलना में क्या होती है फ्रेंड्स? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग की जो होती है, ठीक है, पावर, वो हमेशा लेस देन क्या होती है? प्राइमरी वाइंडिंग की पावर के लेस देन होती है। मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि एक ट्रांसफार्मर को कभी भी पावर के रूप में यूज नहीं ले सकते, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर कभी भी पावर नहीं बढ़ाता। एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर क्या चीज नहीं बढ़ाता और क्या चीज बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है, और करंट को भी स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसफार्मर कभी भी पावर को क्या नहीं कर सकता? स्टेप अप नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो पावर होती है, ट्रांसफार्मर की पावर को कभी भी हम क्या नहीं कर सकते? प्राइमरी की अपेक्षा कभी नहीं हम क्या कर सकते? बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पावर जो होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग की जो पावर होती है, वो हमेशा प्राइमरी की अपेक्षा क्या होती है फ्रेंड्स? कम होती है। तो इस तीर का मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की शक्ति या पावर हमेशा, ठीक है,
हमेशा प्राइमरी की अपेक्षा कम होती है। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर कभी भी पावर का एम्पलीफिकेशन नहीं कर सकता। जैसे मैं आप बात करते हैं हम एम्पलीफायर की, तो एम्पलीफायर क्या करता है, करंट और वोल्टेज का दोनों का क्या करता है, एम्पलीफिकेशन प्रवर्धन करता है। लेकिन एक ट्रांसफार्मर हम देखते हैं कि एक चीज बढ़ती है तो हमेशा दूसरी चीज घट जाती है। अगर यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है तो नेक्स्ट चीज में क्या हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमेशा क्या रहती है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर इस कारण से हमेशा क्या होती है, प्राइमरी में जो पावर होती है, ठीक है, वो सेकेंडरी की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग शक्ति हमेशा प्राइमरी अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। यानी कि ज्यादा किसकी होगी, प्राइमरी की हमेशा ज्यादा होगी। ये हम नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है। जब हम फ्रेंड्स एक आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर वैसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी क्षतियों का मान क्या होता है, शून्य। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें जो पावर लॉसेस होती है, शक्ति का जो क्षय होता है, वो क्या होता है, एकदम ही कम होता है, यानी कि होता ही नहीं, नई के बराबर होता है। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग की जो पावर होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग की जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि P और P बराबर PS। यानी कि PP का मतलब यहाँ पर क्या है, PP का मतलब क्या है, यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग की शक्ति, प्राइमरी वाइंडिंग की शक्ति। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी दिखने वाली चीजें, लेकिन इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग की शक्ति और सेकेंडरी वाइंडिंग की शक्ति का मान क्या होता है। तो दोनों हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और PS यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग की शक्ति, सेकेंडरी वाइंडिंग की शक्ति। तो PP यहाँ पर क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग की शक्ति, और PS क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग की शक्ति है। यानी कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग की जो पावर होगी वो सेकेंडरी वाइंडिंग की पावर की क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि दोनों की शक्ति क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन आदर्श ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता ही नहीं एक्चुअल में, देखा जाए तो ये एक अवधारणा मात्र है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग की जो पावर होती है वो सेकेंडरी की पावर के बराबर होती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, मैंने बता दिया कि एक्चुअल में क्या होती है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग की जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, सेकेंडरी की तुलना में अधिक होती है। लेकिन एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग की जो पावर है वो सेकेंडरी वाइंडिंग की पावर के बराबर होगी हमेशा। तो ये चीज फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि प्राइमरी की एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग की पावर किसके बराबर होती है, या इससे लेस देन होती है या इससे कम होती है। आपको यहाँ पर तीन तरह के ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की पावर होती है कि इसके इक्वल होती है, या फिर इससे कम होती है, या फिर इससे क्या होती है, लेस देन होती है। तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है फ्रेंड, कि प्राइमरी वाइंडिंग यानी ये जिस तरफ मुंह खुला होता है, तो फ्रेंड्स जिस साइड मुंह खुला होता है वो संख्या क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। यानी ये साइड छोटी होगी, यानी PP की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, किससे, PS से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो PP होगी वो क्या होगी, छोटी होगी PS से। ये मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ऑप्शन के एग्जाम में कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होती है, PP इज इक्वल टू PS होती है, PP इज लेस देन टू PS होती है। यानी कि PP की जो पावर है वो क्या होगी, PS से कम होगी, या फिर PP की पावर ग्रेटर देन PS, यानी कि PP की जो शक्ति है वो PS से सेकेंडरी वाइंडिंग से ज्यादा होगी। तो आपको 3-4 तरह से ऑप्शन देके पूछ सकता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग की जो पावर होती है वो सेकेंडरी पावर के इक्वल होती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रपंच समझ में होगा। तो अब फ्रेंड्स आगे हम ट्रांसफार्मर रेशो में देख लेते हैं कि करंट कैसे बनती है। मैंने आदर्श ट्रांसफार्मर की आपको समीकरण बता दी थी। आदर्श ट्रांसफार्मर की मैं जो हम पावर लिखते हैं, पावर कैसे लिखते हैं, जैसे मैं बात करूँ PP की पावर है वो PS के क्या होती है, इक्वल होती है। अगर अब इसका हम आगे इसका निकालते हैं डेरिवेशन के हिसाब से, डेरिवेशन ज्यादा नहीं, इसमें कुछ नहीं है, बस इसकी हम अगर फॉर्म तोड़ते हैं, यानी कि P शक्ति क्या होती है, अगर विद्युत शक्ति की बात करें, विद्युत शक्ति क्या होती है, P इज इक्वल टू V इंटू आई होती है, हमें पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो P की जगह यहाँ पर क्या सकता है, EP और क्या सकता है IP,
तो ईपी आईपी आ सकता है, यानी कि पीपी किसके बराबर होगा, वी इंटू आई के, यानी कि वी की जगह ई इंटू आई आ गया, और पीएस की जगह क्या आ गया, ई एस इंटू में आई एस। अब ये मैंने क्यों निकाला, इसका भी रिजल्ट समझ आ जाएगा आपको। अब मैं अगर यहाँ पर ई एस और ईपी का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो यहाँ पर क्या बनेगा, आई पी अपॉन में आई एस। अब ये आईपी ऊपर क्यों है, एस क्यों है, क्योंकि ईएस की वैल्यू किसके बराबर है, आईपी के, ठीक है, और ईपी की वैल्यू किसके बराबर है, आईएस के बराबर है, इसलिए ये ऐसा रेशो है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये करंट का रेशो है। अब इसकी अगर फाइनल अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसका फाइनल फॉर्मूला ऐसे भी बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का एग्जाम ऐसे पूछा जाता है कि ईएस अपॉन में ईपी बराबर में एनएस अपॉन में एनपी बराबर में आईपी अपॉन में आईएस बराबर में के। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का सूत्र होता है। तो ये फ्रेंड्स आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा इस चीज को कि इसमें करंट कैसे लिखी जाती है। तो करंट क्या आती है भाई, सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग इसमें तो सेम रहेगी, ठीक है, ईएस अपॉन ईपी एनएस अपॉन एनपी। एनएस क्या है यहाँ पर, सेकेंडरी वाइंडिंग हीटर, और एनपी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग टर्न है। ईएस क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग का क्या है, वोल्टेज है, और ईपी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज। आईपी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग की धारा, और सेकंड आईएस क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग की धारा, और के यहाँ पर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफार्मर का क्या है, अनुपात है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये चीज समझ रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि इम्पीडेंस रेशियो इसका कैसे निकालना है। इम्पीडेंस रेशियो का सूत्र लिख देते हैं, ठीक है। अब इम्पीडेंस रेशियो में भी वही आदर्श ट्रांसफार्मर लेना है, ठीक है, इसमें भी आदर्श ट्रांसफार्मर लेके चलना है, ठीक है। आदर्श ट्रांसफार्मर अगर इसमें भी ले तो इसमें भी क्या बनेगी, पीपी की पावर किसके बराबर, पीएस के बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे को इम्पीडेंस क्या होता है, अब मैं किन्हीं बच्चों को इम्पीडेंस के बारे में अगर नहीं पता हो तो उनको बताता हूँ। इम्पीडेंस क्या होता है, वाइंडिंग की जो प्रतिरोध क्षमता होती है, यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो क्या कहलाता है, इम्पीडेंस कहलाता है, ठीक है। एक आर होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का गुण होता है, ठीक है। और इंडक्टेंस क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यानी कि बात करें कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में वैद्युतिक परिपथों में क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है। और बात करें चुंबकीय क्षेत्र में क्या प्रतिरोध का काम करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिरोध का काम कौन करता है, इंडक्टेंस करता है। कौन करता है, इंडक्टेंस करता है। फ्रेंड्स मैं आपको जब चुंबक के चैप्टर बताऊंगा तब आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि इंडक्टेंस वगैरह क्या होती है। इंडक्टेंस वैसे क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र के मानने में बाधा क्या कहलाती है, इंडक्टेंस कहलाती है। इंपीडेंस क्या होता है, जेड, कि जिस सर्किट में क्या हो आरएलसी तीनों जुड़े होते हैं वो क्या होता है, इंपीडेंस होता है वो सर्किट, वैसे देखा जाए तो। जेड क्या होता है, इंपीडेंस को ही कहता है, यानी कि जेड इंपीडेंस अपने आप में क्या है, एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध युक्त सर्किट है, ठीक है। अब अगर हम आरएलसी सर्किट के संदर्भ में देखें तो जेड क्या होता है, आरएलसी तीनों से मिलकर बना होता है। अब इसके संदर्भ में अगर देखें तो जेड क्या होता है, टोटल प्रतिरोध होता है सर्किट का, ठीक है। यानी कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस और जो इंडक्टेंस है एल है, इसका जो योग है वो क्या कहलाएगा, इंपीडेंस कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पावर की। तो P का एक सूत्र ये भी होता है, मेरे पता P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। तो यहाँ पर अब मैं PP की जगह यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर P इंटू में ZP बराबर में आई स्क्वायर S डॉट में ZS। अब मैं यहाँ पर अगर बनाऊं इसका सूत्र, ठीक है, IS अपॉन में IP का अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सूत्र क्या बनता है, ठीक है, IS अपॉन में IP का अगर मैं सूत्र बनाता हूँ तो क्या बनेगा, ZP अपॉन में ZS, किस में बनेगा, अंडर रूट में, क्योंकि IS की वैल्यू किस में है, अंडर स्क्वायर में है, तो यहाँ पर आती है अंडर रूट आ जाएगा ZP पर, और ZS पर भी रूट आ जाएगा। तो IS अपॉन IP बराबर क्या हो जाएगा, ZP अपॉन में ZS। तो ये रेशो क्या कहलाता है, इंपीडेंस रेशो कहलाता है। ZP और ZS का अनुपात क्या कहलाता है फ्रेंड्स, इंपीडेंस रेशो कहलाता है। तो यहाँ पर हमने इंपीडेंस रेशो की बात कर ली। इंपीडेंस रेशो निकालना बहुत ईजी है कि प्राइमरी वाइंडिंग की जो क्या है पावर है वो सेकेंडरी वाइंडिंग की पावर के बराबर होगी। किस ट्रांसफार्मर होगी, आदर्श ट्रांसफार्मर में होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये समझ में होगा कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दोनों पावर को क्या रखना है, हमेशा बराबर रखना है। इंपीडेंस रेशो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इंपीडेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस, यानी कि जिस सर्किट में क्या हो आरएलसी तीनों हो,
वो क्या कहलाता है, इम्पीडेंस सर्किट कहलाता है। ठीक है, अभी सर्किट में कैपेसिटर तो है नहीं, तो यहाँ पर आर और एल दो चीजें हैं, यानी कि रेजिस्टेंस है खुद का, और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस है जो कि कोइल का है, यानी कि कोइल का रेजिस्टेंस और सर्किट का खुद का रेजिस्टेंस दोनों का योग करें तो क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। तो यहाँ पर अगर मैं पावर का सूत्र लिखूं क्या होता है, पी का सूत्र एक हमारे पता क्या होता है, पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। तो यहाँ पर आर की जगह क्या लिखते हैं, जेड लिख सकता है, तो आई स्क्वायर पी डॉट में जेड पी। यहाँ पर पी किसके लिए, प्राइमरी वाइंडिंग करंट के लिए, और जेड पी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग के इम्पीडेंस के लिए। और यहाँ पर आई स्क्वायर एस किसके लिए, सेकेंडरी वाइंडिंग की क्या है, करंट है, और जेड एस क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस है। अब इसका फाइनल अगर फॉर्मूला कैसे बनेगा, आई एस अपॉन में आई पी। आई एस और आई पी का अनुपात को हमने क्या रखा है, बराबर में रखा है, बट्टों में रखा है, इसको इसके बट्टे में रखा, तो आई एस अपॉन आई पी हो गया। तो ये क्या बना, जेड पी अपॉन में जेड एस बना, क्योंकि अगर इसकी वापस गुणा करें, अगर आई एस की अगर गुणा करें तो वापस यही मिलता है हमारे को। ठीक है, अगर इसकी वापस गुणा करें तो हमारे को यही मिलेगा। तो अब इसका अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा, अंडर रूट में ये चीज आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको इम्पीडेंस रेशो अच्छे से समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स, अब ट्रांसफॉर्मर रेशो का हमने पहले दो चीजों के अनुपात में ट्रांसफॉर्मर रेशो वो लिखा था, किस किस के अनुपात में, ई और एन के अनुपात में लिखा था, और आई के अनुपात में भी लिख दिया था। अब हम जेड के अनुपात में भी लिख लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो कैसे लिखा जाएगा, ई एस अपॉन में ई पी बराबर में एन एस अपॉन में एन पी बराबर क्या आएगा, आई पी अपॉन में आई एस बराबर में जेड एस अपॉन में जेड पी। ये किस में आएगी वैल्यू, अंडर रूट में आएगी, क्योंकि हमने वो फॉर्मूला निकाल के देखा था, हमारे को पता चल गया ये चीज होती है। तो आई पी ये किसके लिए आता है, ये भी मैंने बता दिया। तो ये फाइनल फॉर्मूला किसका हो जाता है, ट्रांसफॉर्मर रेशो का हो जाता है। किसके संदर्भ में, इम्पीडेंस के भी संदर्भ में। पहले हमने इम्पीडेंस के संदर्भ में खाली इन दोनों का देखा था। ठीक है, फिर करंट के संदर्भ में भी देख लिया था, तीन के साथ में, अब चौथे के साथ में भी देख लिया। तो ये सारा निकालने का पर्पज यही है कि ट्रांसफॉर्मर रेशो इन चारों के रेशो में भी निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको उम्मीद है मुझे कि आपको ये चीज समझ में आएगी, अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इन दो समीकरणों पर कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। 400 वोल्ट है, यानी कि ये किसका अनुपात है, ईपी का, और ये किसका अनुपात है, ईएस का। 11,400 है, तथा प्राइमरी वाइंडिंग यदि टर्न कितने हो फ्रेंड्स, 200 हो। यदि प्राइमरी वाइंडिंग टर्न कितने 200 है, सॉरी 220 हो, तो सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न कितने होंगे। तो ये कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, ये मैंने आपको इक्वेशन बताई थी स्टार्टिंग में, कैसे निकलती है, ई एस अपॉन में ई पी बराबर में एन एस अपॉन में एन पी। मेरे हिसाब से कुछ दोस्तों ने इसका आंसर भी निकाल लिया होगा। तो फ्रेंड्स देख लेते इसका क्वेश्चन कैसे निकलेगा, ई एस अपॉन ई पी बराबर एन एस अपॉन एन पी होगा। अब इसको अगर सोल्व करें तो ई एस का सेकेंडरी वोल्टेज कितने रखा हमारे को, 400 बट्टे में ई पी कितना दे रखा है, 11,000 बराबर में एन एस, हमारे को पता है एन एस ज्ञात करना है, और प्राइमरी वाइंडिंग टर्न कितना दे रखा है, 220 दे रखा है। तो एन एस कैसे निकलेगा, 400 इंटू में 220 बट्टे में 11,000। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे हुआ, ये 400 इंटू 220 है, ठीक है, और 11,000 एन एस है, ये इसकी इससे गुणा हो रही है, यानी कि हमारी इक्वेशन सही है। ठीक है, तो 400 इंटू 220 बटे में 11,000। हमारी वैल्यू किसकी निकालनी है, सेकेंडरी वाइंडिंग के, हमारे किसकी वैल्यू निकालनी है, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या निकालनी है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 गया, ये 2 0 से 2 0 गए, 11 दूनी 22, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न कितने होंगे, 8 होंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ में होगा, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। आईटीआई में तो 100% इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर की वोल्टेज दे रखी है आपको 11,000 बट्टे में 400 वोल्ट दे रखी है, और प्राइमरी वाइंडिंग टर्न बता रखे आपको कितना है, 220 है, और आपको किसके निकालना है, सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न निकालना है। भाई हमारे को दे रखा है प्राइमरी वाइंडिंग टर्न दे रखा है, तो सेकेंडरी का टर्न निकालो। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा। इस इक्वेशन को फ्रेंड्स ऐसे रखना है। अब इस इक्वेशन हमारे पास यही है, कुल मिलाकर समीकरण हमारे पास यही है। इसी समीकरण से हमारे से न्यूमेरिकल कैसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए फ्रेंड्स इस समीकरण को आप ध्यान से याद कीजिएगा, और आराम से ये याद हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ई एस अपॉन में पी बराबर एन एस अपॉन एन पी। ठीक है, तो ये 400 कैसे है, ये किसका अनुपात है, ये E1 और E2 का अनुपात है, यानी कि ये EP है और ये
ईएस का अनुपात है देखा जाए तो, ठीक है। ईपी बटा ईएस का अनुपात यानी कि 11,000 बटा 400 वोल्ट दे रखा हमारे को वोल्टेज। तो ये 400 किसकी वोल्टेज है, ईएस की, और ईपी की वोल्टेज कितनी है, 11,000 है। बराबर में एनएस बटा 220, 220 किसके, प्राइमरी वाइंडिंग टर्न है। तो ऐसे सोल्व करके ये 8 निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल समझ में होगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर दे रखा है, एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडलन, हमारे को प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की कुंडलन दे रखे हैं, कितने क्रमशः 200 और 400 हो, तथा इसकी प्राइमरी वोल्टता क्या होगी। इसकी प्राइमरी वोल्टेज पूछी है, यदि सेकेंडरी वोल्टता कितनी हो 1000 वोल्ट, यानी कि 1 केवी वोल्टेज दे रखी है हमारे को, 1 केवी वोल्टेज दे रखा है। और हमारे क्या पूछी है, प्राइमरी वोल्टेज पूछी है। तो प्राइमरी वोल्टेज कैसे निकली फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको सेकेंड वो मैंने जो क्वेश्चन कराया पहले वो समझ में आ गई, उसी की तरह ये क्वेश्चन है, कुछ इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे वो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ईएस अपॉन में ईपी बराबर में एनएस अपॉन एनपी, फॉर्मूला ये लगेगा फ्रेंड्स, और कोई फॉर्मूला नहीं इसमें, इसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। ईएस की वोल्टेज हमारे को दे रखी है, सेकेंडरी वोल्टेज दे रखा है 1000 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। ईपी वोल्टेज हमारे को निकालना है मेरे हिसाब से, है ना, प्राइमरी वोल्टेज पूछा है। एनएस जो दे रखी है, एनएस की दे रखी है 400 बट्टे में एनपी कितनी दे रखी है 200। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कैसे होगी 1000 × 200 बट्टे में 400, ठीक है। तो इसको फ्रेंड्स यहाँ सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 1000 × में 200 बट्टे में 400, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 2 से 2 दूनी 4, 2 से गया 50 बार, कितना है 50 है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। प्राइमरी वाइंडिंग टर्न कितना है फ्रेंड्स 50 आएंगे। अब ये सारी कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं है, बस इसमें फॉर्मूला लगा, सीधी वैल्यू इनपुट की 1000 × 200 बट्टे में 400। अब इसको सोल्व किया तो कितना आएंगे 50, क्या आएंगे 50। ये हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज है, यानी कि 50 वोल्टेज की प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को ये एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ट्रांसफार्मर में जो स्टार डेल्टा स्टार वाइंडिंग जो बनती है उसकी फॉर्मूले वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को यही एंड करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आज से का वीडियो यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।